हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 30। अनामिका वहां से चली गई। थोड़ी देर और रुकती तो जीजू के सामने उसके सारे जज्बात बह जाते जो आदित्य के लिए उसके मन में थे। जीजा जी ने बैग साइड में कर दिया और सर पकड़कर बेड पर बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करें जिससे सब ठीक हो जाए। राकेश शाम को मोना के मम्मी पापा से मिले, उनसे रिश्ते की बात की। उन्होंने खुशी खुशी रिश्ता स्वीकार भी कर लिया क्योंकि मोना के साथ साथ उन्हें भी आदित्य बहुत पसंद था। सगाई की तारीख भी तय हो गई। मोना ने सुना तो वो खुशी से उछल पड़ी। अगले 24 घंटों में आदित्य हमेशा हमेशा के लिए उसका होने वाला था। वह अपने लिए शॉपिंग करने बाहर निकल गई। उधर अनामिका को क्लिप वाला राज जानना था जो सिर्फ मोना ही बता सकती थी। तो अनामिका घर आई, लेकिन मोना उसे घर पर नहीं मिली और वो खाली हाथ ही वापस लौट आई। रात के खाने के वक्त सभी मौजूद थे, आदित्य नहीं था। ये देखकर अनामिका के गले से खाना बहुत मुश्किल से नीचे उतरा। दादू दादी राकेश खाना खाकर चले गए। डाइनिंग पर अवनी, तनु, जीजा जी, आकाश, नीता और अनामिका बैठी थी। अनामिका का उदास चेहरा देखकर जीजू ने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। सब चुपचाप खाना खा रहे थे जबकि सबके मन में कुछ न कुछ चल रहा था। अनामिका ने 2-4 निवाले खाए और उठकर अपनी जूठी प्लेट लेकर किचन की ओर बढ़ गई। उसके जाने के बाद आकाश ने धीरे से जीजू से कहा, जीजू, आपने अनामिका से बात की? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है आकाश। वो किसी भी हालातों में मौसा जी के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी। पागल है ये लड़की सच में। ऐसे तो और भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आकाश, क्यों ना तुम पापा से बात करके देखो। अनामिका ने भी तो तुम्हारे लिए उन्हें मनाया था। एक बार फिर आज तुम अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर दो। नीता ने आकाश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये सब तब करूँ ना जब अनामिका हाँ कहे। मैं पापा से कहूँगा तो वो भी ना कर देगी। सही कह रहे हैं साले साहब, जब तक वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते कुछ नहीं हो सकता। क्या प्यार में ये सब कॉम्प्लिकेशन जरूरी है? अवनी ने हताश होकर कहा, वो प्यार ही क्या जिसमें दिक्कतें ना हो। अपनी हर सच्चा प्यार करने वाले को ऐसी ही परेशानियों से जूझना ही पड़ता है, कभी कम तो कभी ज्यादा। तनु ने अपनी खामोशी तोड़ी। काफी देर सबके बीच डिस्कशन चलता रहा। कुछ देर बाद अनामिका खाने की प्लेट लिए किचन से बाहर आई और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। उसे खाना ले जाते देखकर आकाश ने बाकी सबसे कहा, देखो अभी भी इसे उसकी परवाह है और वो मोना से शादी करने जा रहा है। ये परवाह ही आकाश जिसने इन दोनों को एक दूसरे से बांधा हुआ है। भगवान इन दोनों के प्रति इतना निर्दयी नहीं हो सकता। मेरा मन कहता है कल वो सगाई होगी ही नहीं। काश ना हो, वरना मैं आगे ये सब नहीं देख पाऊंगा। वो वहां रोएगा, ये यहाँ सबके सामने झूठी मुस्कुराहट लिए घूमेगी। नहीं नहीं देख सकता मैं। प्लीज जीजू, बचा लो इन दोनों के रिश्तों को। आकाश ने भावुक होकर कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना, मिलकर सब ठीक कर देंगे। जीजू ने कहा तो सब थोड़ा रिलैक्स हुए और अगले ही दिन की योजना बनाने लगे। अनामिका खाना लेकर ऊपर आई और देखा आदित्य बालकनी के पास खड़ा नीचे देख रहा है। अनामिका ने प्लेट टेबल पर रखी और आदित्य के पास चली आई। उसने देखा आदित्य सिगरेट से अपने फेफड़े जला रहा था। चेहरे पर गुस्सा था लेकिन आंखों में बेबसी थी। आप फिर से सिगरेट पी रहे हैं? अनामिका ने कहा। आदित्य ने देखा अनामिका वहां है तो वो बिना उसने अनामिका की ओर ध्यान दिए सिगरेट का कस लगाते हुए कहा, तुम्हें क्या फर्क है इन सब से? ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं। खाना लेकर आए हैं आपके लिए, खा लीजिए। नहीं खाना मुझे और कोई ज़रूरत नहीं है मेरी परवाह करने की। लेकिन अनामिका बिल्कुल सहज रही। उसके सामने की ओर आकर कहा, खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। कहते हुए वह जैसे ही जाने लगी, आदित्य ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे अपनी ओर करके कहा, क्या समझती हो तुम खुद को? और मेरे सामने ये अच्छा बनकर क्या साबित करना चाहती हो तुम कि तुम बहुत महान हो? अनामिका खामोशी से बस आदित्य की आंखों में देखती रही जिनमें नमी साफ नजर आ रही थी। उसे इस तरह देखता पाकर आदित्य और बेचैन हो गया और कहा, ऐसे मत देखो अनामिका, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। इतनी तकलीफ कि तुमसे नफरत करने का जी कर रहा है।
लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर तुम्हें मेरे दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे सीने में दिल है ही नहीं, और अगर है भी तो वो पत्थर बन चुका है। कुछ महसूस नहीं करती न तुम, और शायद करना भी नहीं चाहती। तो फिर ये सब क्यों? रहने दो मुझे अकेला, होने दो मुझे तकलीफ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? आदित्य की बातें अनामिका का दिल चीरते जा रही थी। इस वक्त उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, आदित्य जी हमारा हाथ छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। आदित्य ने उसकी बाहों को और मजबूती से पकड़ा और अपने करीब लाकर गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और जो दर्द मुझे हो रहा है उसका क्या? तुमने थप्पड़ मारा, उसका दुख नहीं है, पर प्यार नहीं करती ये क्यों कहा? अनामिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। तकलीफ से उसके होंठ कांप रहे थे। तो आदित्य ने उसे छोड़ दिया और मुंह फेर कर कहने लगा, जाओ यहाँ से प्लीज। अनामिका ने आंखों के किनारे से अपने आंसू पोंछे और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह नाश्ते के बाद अनामिका वापस अपने कमरे में चली आई। नीचे रीना आई हुई थी, अवनी और अनामिका की कॉलेज वाली दोस्त। उसने नया वीडियो कैमरा खरीदा था और वह अवनी को वही दिखा रही थी। रीना के आने से अवनी का मूड थोड़ा अच्छा हो गया। रीना ने अपने कैमरे का वीडियो ऑन किया और अवनी से कहा, चल तुझे कैप्चर करती हूँ। कहते हुए रीना अवनी का वीडियो बनाने लगी और अवनी के साथ साथ उसने घर का और घर वालों का भी वीडियो बना लिया। अचानक रीना को अनामिका का ख्याल आया, जो काफी समय से दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अवनी से अनामिका के बारे में पूछा और कहा, चल उसे सरप्राइज देते हैं। वो ऊपर है, तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अवनी ने किचन की ओर जाते हुए कहा। रीना अपना कैमरा ऑन किए ही ऊपर चली आई। जैसे ही कमरे में आई, अनामिका उसे वहां देखकर खुश हो गई और कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मिलने नहीं आती, सोचा मैं ही चली आऊं। रीना ने रिकॉर्ड करते हुए कहा, सॉरी, इस बार अवनी के साथ हम जरूर आएंगे। आओ बैठो ना। तो रीना ने अपना कैमरा पास टेबल पर रख दिया और आकर अनामिका के पास बैठ गई। रीना और अनामिका बातें करने लगी, तभी कमरे में दंदनाते हुए मोना आई और कहा, मुझे अनामिका से बात करनी है। हाँ तो कर लो, रीना ने कहा। अकेले में बात करनी है, तुम निकलो यहाँ से। मोना ने बड़ी बदतमीजी से कहा। तो अनामिका ने रीना से बाहर जाने का इशारा किया। रीना उठी और कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियों में अपनी ट्रे लिए मिल गई, जिसमें वो रीना, अनामिका और अपने लिए सैंडविच लेकर आई थी। रीना को खड़ा हुआ देखकर कहा, क्या हुआ? वो नकचढ़ी मोना आई है, तुम लोग इसे झेलते क्यों हो? रीना ने उखड़े स्वर में कहा। अवनी उसे लेकर सोफे के पास आई, ट्रे टेबल पर रख दी और अवनी से कहा, बस कुछ दिनों में हम सब इसे परमानेंट झेलने वाले हैं। मतलब आज शाम आदित्य भाई और मोना की सगाई है। रीना ने सुना तो अवाक रह गई और कहा, तेरा भाई पागल हो गया है क्या? इस लड़की से सगाई कर रहा है? तुम सैंडविच खाओ और तेरे घर वाले कुछ नहीं बोल रहे? रीना को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। पापा ने ही फिक्स की है सगाई। उफ, तेरी फैमिली में बहुत कॉम्प्लिकेशन है यार। ये सब छोड़, छुट्टियां निकल रही हैं, आगे क्या करना है कुछ सोचा तुमने? नहीं यार, पहले ये फैमिली के ड्रामे तो खत्म हो। रीना और अपनी बातों में लग गई। उधर मोना गुस्से में अनामिका को घूरे जा रही थी। रीना के जाते ही उसने दरवाजा बंद किया और कहा, तुम खुद को बड़ा होशियार समझती हो। और उसके बाद मोना और अनामिका के बीच लंबी बातचीत चली और मोना कमरे से बाहर निकलकर चली गई। जीजू ने मोना को अचानक आते हो जल्दी से घर से जाते देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। वे आकाश के साथ अपना प्लान बनाने लगे। शाम का वक्त था। राकेश ने आदित्य और मोना की सगाई के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें कुछ खास लोग ही इनवाइट थे। आदित्य की फैमिली थी और मोना के घर से बस उसके मम्मी पापा, बाकी रिश्तेदार दूसरे शहरों से। और मोना ने अपने पापा से कहा कि उन्हें शादी के वक्त बुला लेंगे। आदित्य नीचे आया। अनामिका ने उसे देखा, लेकिन आदित्य ने एक बार भी अनामिका की ओर ध्यान नहीं दिया। अनामिका फिर भी मुस्कुराती रही। जीजू, आकाश, नीता, तनु, अवनी सभी वहां मौजूद थे। जीजू ने कुछ प्लान बनाया था जिसमें आकाश, नीता और तनु भी शामिल थे। जीजू मोना के पास आए और उसे 2 मिनट अपने साथ आने को कहा। मोना जीजू के साथ चली आई तो उसके पीछे पीछे आकाश, नीता और तनु भी चले आए। जीजू मोना को लेकर पास वाले कमरे में आए।
बाकी सब भी आ गए तो जीजू ने मोना से कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ मोना। आदित्य को तुमने जिस जाल में फंसाया है उसका सबूत हम लोगों के हाथ लग चुका है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो इस सगाई से इनकार कर दो या फिर मैं सबके सामने तुम्हारा सच ला दूंगा, वो भी इस क्लिप के सहारे। जीजू ने जेब में से एक USB डिवाइस निकालते हुए कहा। जीजू के हाथ में डिवाइस देखते ही मोना के चेहरे पर डर के भाव आ गए। उसने जीजू से ड्राइव लेने की कोशिश की, लेकिन जीजू ने हाथ साइड में करके कहा, ओ कम ऑन मोना, बच्चों वाली हरकत ना करो। ये क्लिप आपको कहाँ से मिली? मोना ने गुस्से से भरकर कहा, तुम्हारे उसी सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से। ज़्यादा महंगा नहीं, बस 30,000 में मिल गया। ब्लडी बास्टर्ड, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। प्लीज ये मुझे दे दो, मोना ने बेचारी बनते हुए कहा। अपने बनाए जाल में तुम खुद ही फंस गई मोना। सुबह जब तुम गुस्से से यहाँ से निकली थी तभी मैं समझ गया था कि तुम जरूर कुछ न कुछ प्लान करोगी। मैंने और आकाश ने तुम्हारा पीछा किया। जब तुम उस लड़के को क्लिप सेव करने के लिए बोल रही थी तभी मैं समझ गया था कि तुम नहीं, वो लड़का ज्यादा काम आएगा हम लोगों के। तो तुम्हें छोड़कर हम लोग उसके पीछे गए, उसे पैसे का लालच दिया और उसने कुछ पैसों में क्लिप हमें दे दी जिसमें आदित्य के इंसिडेंट होने का सबूत है। प्लीज नो, ऐसा मत करो ना। आदित्य के सामने ये क्लिप मत लाना, मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। स्टूपिड यू ऑल, तुम सबको क्या लगा मैं तुम सबके सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी? मोना नाम है मेरा और मोना ने कभी हारना नहीं सीखा है। मोना के बदले व्यवहार से सब हैरान हो गए। मोना सोफे पर आकर बैठी और कहा, जरा वो क्लिप टीवी में तो लगाना, मैं भी तो देखूं कौन सा तीर मारा है तुम सबने। मोना की बदतमीजी से जीजू को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा और डिवाइस को टीवी से कनेक्ट करके ऑन किया। मोना बेफिक्र थी, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। टीवी पर डिवाइस ओपन हुई। जीजा जी ने उसे प्ले किया। उसमें किसी हिंदी मूवी का डायलॉग था जिसे सुनकर सब हैरान थे। जीजू से रिमोट आकाश ने लिया और क्लिप को आगे पीछे करके देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अब हैरान रहने और डरने की बारी बाकी सबकी थी। मोना ने सबका मुंह देखा तो हंसते कहा, तुम लोगों ने क्या सोचा मैं इतनी आसानी से तुम लोगों के चंगुल में फंस जाऊंगी? जो गेम तुम लोग खेल रहे हो उस गेम की क्वीन हूँ मैं। 30,000 भी गए और क्लिप भी नहीं मिली। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? सो सैड। मोना तुम है तो मैं। नीता उसकी ओर बढ़ी, लेकिन आकाश ने रोक लिया, क्योंकि वह जानता था मोना का वो लोग अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जीजू अभी भी हैरान थे कि क्लिप बदली कैसे। मोना उनके पास आई और कहा, तुम सिर्फ शक्ल से बेवकूफ नहीं हो बल्कि अक्ल से भी बेवकूफ हो। जब तुम और आकाश मेरा पीछा कर रहे थे तब मुझे अपनी गाड़ी के मिरर में दिख गया था, लेकिन मैंने तुम्हें गलतफहमी में रखा और जानबूझकर उस लड़के के पास आई, उससे झगड़ा किया और डिवाइस वाली बात की ताकि तुम लोग मेरा पीछा छोड़कर उसे टारगेट करो और वो डिवाइस हासिल कर लो। तुम लोगों ने जो खरीदी वो असली थी, लेकिन शाम को जब तुम कपड़े चेंज करने गए थे तब मैंने असली वाली निकाली और नकली डिवाइस उसकी जगह रख दी ताकि तुम लोगों को शक न हो। वो मेरा प्लान था तुम सबको बिजी रखने का, ताकि तुम उस डिवाइस के भरोसे बैठे रहो। और देखो, मुझे असली डिवाइस भी मिल गई और उस लड़के से पीछा भी छूट गया। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लान। सभी मोना की बातें सुनकर हैरान थे। वो इतनी दिमाग वाली निकलेगी किसी ने सोचा भी ना था। मोना सबकी बोलती बंद कर वहां से बाहर निकल गई। आकाश जीजू के पास आया और कहा, ये मोना तो हम सबकी सोच से भी खतरनाक निकली जीजू। हाँ साले साहब, लेकिन अगर ये आदित्य की जिंदगी में आए तो आदित्य की जिंदगी खराब हो जाएगी, जीजू ने परवाह जताते हुए कहा। कुछ देर वहां रुकने के बाद सभी बाहर निकल गए। उन्होंने देखा आदित्य और मोना रिंग सेरेमनी के लिए खड़े हैं। ये सब देखकर जीजू कभी खुद को तो कभी अपनी बेवकूफ़ी को कोस रहे थे। मोना के पापा ने मोना को सगाई की रिंग पहनाने को कहा। तभी अचानक से सभी लाइट बंद हो गई और एक फॉक्स सामने गया जहां अनामिका माइक के साथ खड़ी थी। सभी नजरें उसकी ओर चली गईं। अनामिका ने कहना शुरू किया, जैसे कि आज आदित्य जी और मोना जी की सगाई है और ऐसे खास मौके पर मैं इन दोनों को और आप सबको एक तोहफा देना चाहती हूँ। कुछ यादें जो कि तस्वीरें के रूप में हैं। कहते हुए अनामिका ने अपने पीछे लगे पर्दे को हटा दिया। एक बड़ी स्क्रीन नजर आई। अंधेरा अब भी वैसे ही था।
अनामिका ने ऑन किया और खुद भी थोड़ा साइड हो गई। आदित्य की एक एक करके तस्वीर आने लगी। दादू के साथ उनका पैक बनाते हुए की एक तस्वीर, दादी की पूजा की थाली से लड्डू उठाते हुए, राकेश के साथ उनके स्कूटर पर, राधा के साथ एक तस्वीर जिसमें राधा उसके बालों में तेल मल रही थी। ये देखते हुए आदित्य की आंखों में नमी थी। कितना खुश था वो उस वक्त। उसके बाद आकाश के साथ कुछ तस्वीरें, अवनी के साथ एक तस्वीर जिसमें वो अवनी के बाल खींच रहा है। सभी उन सब तस्वीरों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अनामिका मोना के बगल में खड़े आदित्य को ही देखे जा रही थी। आदित्य की नज़र उस पर पड़ी तो उसके दिल में एक टिस उठी और उसने चेहरा घुमा लिया। अगले ही पल स्क्रीन पर एक वीडियो चला जिसमें मोना की आवाज़ आदित्य के कानों पर पड़ी। उसने स्क्रीन की ओर देखा। वो अनामिका के रूम का वीडियो था जिसमें मोना भी थी। आदित्य के साथ साथ बाकी सब भी सुनने लगे। मोना बोल रही थी, तुम खुद को बड़ा होशियार समझती हो। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे घर जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? आदित्य से मेरी शादी होकर रहेगी और उसके बाद धक्के मारकर मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगी और उस आदित्य को भी उसकी औकात दिखाकर रहूंगी। तो अनामिका की आवाज़ थी, लेकिन आप तो उनसे प्यार करती हैं। तो मोना बोल पड़ी, कौन सा प्यार? मैं उससे कोई प्यार नहीं करती, बदला ले रही हूँ उससे। कॉलेज में उसने सबके सामने मुझे रिजेक्ट किया था। वो दिन नहीं भूल सकती मैं। जैसे उसने मुझे नीचा दिखाया वैसे ही मैं उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर उसे नीचा दिखाऊंगी। तभी अनामिका की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन आदित्य जी आपसे प्यार करते हैं। उस रात होटल के कमरे में वो आपके साथ थे। मोना हंसते हुए कहती है, वो सब मेरा प्लान था। मैंने ही उसके जूस में नशे की दवा मिलाई, उसे रूम तक छोड़ने आई और फिर उसके साथ ऐसे फोटो क्लिक करवाए जिससे उसको लगे कि उसने मेरे साथ रिश्ता बनाया है और वो अपने होश में नहीं था। और देखो मेरा प्लान सक्सेस भी हुआ। आज शाम वो मेरा हो जाएगा। तो अनामिका बोली, पर आपने उनके साथ ये क्यों किया? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। मोना बेड पर बैठ जाती है और कहती है, सॉरी स्वीट हार्ट। मोना का एक रूल है, जो पसंद है उसे हासिल कर लो और अगर ना मिले तो उसे बर्बाद कर दो। अनामिका खामोश हो जाती है तो मोना उठती है और कमरे में घूमते हुए कहने लगती है, मुझे आदित्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उसकी लाखों की जायदाद में है, इसलिए मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। वो खुशी खुशी इस बात के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए मुझे वो फोटोग्राफ्स उसके बाप को भेजने पड़े। एंड सी उसके बेवकूफ़ बाप ने उससे ज़्यादा उन तस्वीरों पर भरोसा किया। तुम्हें पता है तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुम उस आदित्य की फेवरेट हो और मुझे देखना था कि सच जानकर तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। तुम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। नफरत करती हूँ मैं उस आदित्य से, उसके परिवार से और स्पेशली तुमसे। अब देखती जाओ कैसे ये मोना तुम्हारे आदित्य की जिंदगी में भूचाल लाती है। द गेम इज ऑन माई डार्लिंग। क्लिप बंद हो जाती है और उसके साथ ही हॉल की सभी लाइटें जल उठती हैं। मोना का असली चेहरा सबके सामने था। वह आदित्य के बगल में खड़ी कांप रही थी। उसने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए आगे आकर कहा, यह सब झूठ है। इस अनामिका ने मुझे फंसाने के लिए किसी से मेरी आवाज़ की डबिंग करवाई है। एक झन्नाटेदार थप्पड़ मोना के गाल पर आकर लगा, जो कि उसके पापा ने उसे मारा था। मोना हक्की बक्की सी अपनी माँ के पास आई और कहा, मम्मा डैड ने मुझे थप्पड़ मारा। मोना की माँ ने मोना को हिराकत भरी नजरों से देखा और कहा, काश तुम्हें ये थप्पड़ बहुत पहले मारा होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मोना का सच सबके सामने आ चुका था। घर वाले खुश थे, लेकिन राकेश हैरान था कि वह मोना पर भरोसा करने की भूल कैसे कर सकता है। राकेश के साथ साथ आदित्य भी हैरान था। उसे लगा नहीं था अनामिका ऐसा कुछ करेगी। जैसे ही मोना की माँ ने मोना को थप्पड़ मारा, वह बौखला गई और अनामिका के पास आकर कहा, झूठ है ये सब, ये लड़की अनामिका फंसा रही है मुझे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, सच सबके सामने है मोना। अनामिका ने सहजता से कहा, यू ब्लडी विच। कहते मोना ने जैसे ही अनामिका को मारने के लिए हवा में हाथ उठाया, अनामिका ने उसकी कलाई पकड़कर उसका हाथ रोक लिया और दूसरे हाथ से झन्नाटेदार थप्पड़ मोना को मारते हुए कहा, ये थप्पड़ तुम्हारे बिगड़ैल स्वभाव के लिए। मोना लड़खड़ा गई तो अनामिका ने दूसरा थप्पड़ उसे रसीद करते हुए कहा, ये दूसरा थप्पड़ इस परिवार की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए, उन्हें इतनी तकलीफ देने के लिए
और ये तीसरा थप्पड़ आदित्य जी को झूठे प्यार में फंसाने के लिए। अनामिका ने आखिरी थप्पड़ मारते हुए कहा। आज उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा और रौब था जो लाबी की तरह फूटकर बाहर आ रहा था। अबनी और जीजू तो मिलकर मोना को पड़ने वाले थप्पड़ों की काउंटिंग कर रहे थे। मोना को गुस्सा आया तो उसने चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ, फंसाया है मैंने उसे। तो क्या गलत किया? अपने प्यार को हासिल करना गलत है क्या? आदित्य को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। यू नो दैट। यस आई नो दैट्स मोना, बट दैट्स नॉट लव। प्यार वो नहीं है जो तुमने किया। प्यार में परवाह होती है, सम्मान होता है, प्यार होता है, दर्द होता है, भावनाएं होती हैं, झूठ और फरेब नहीं। अनामिका ने कहा तो मोना के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वो जान चुकी थी कि अब कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। मोना शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। मोना के पापा राकेश के पास आए और हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए राकेश जी, आज इस लड़की की वजह से ये सब हुआ। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। राकेश ने उनके हाथों को थामा और कहा, ऐसा मत कहिए, हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं, लेकिन उनके मन की भावनाएं नहीं बदल सकते। हो सके तो अपनी बेटी को समझने की कोशिश कीजिएगा और माफ़ करना, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। राकेश की बात सुनकर मोना के पापा को दुख तो हुआ, लेकिन वो जानते थे कि इसके बाद मोना से वो क्यों रिश्ता रखना चाहेंगे। उसने सबका भरोसा जो तोड़ा था। मोना के मम्मी पापा मोना को वहां से लेकर चले गए। घर में ऐसा माहौल देखकर जो इक्के दुक्के रिश्तेदार बचे थे वो भी पलायन कर गए। घर के सभी लोग हॉल में जमा थे। राकेश जी को खामोश खड़ा देखकर अनामिका उनके पास आई और नजरें झुकाकर कहने लगी, हमें माफ़ कर दीजिए अंकल। मोना का सच सामने लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। अनजाने में हुई गलती आदित्य जी के लिए जिंदगी भर की सजा होती और ये हमसे नहीं देखा गया। हम मानते हैं हमने बिना किसी को बताए ये सब किया, लेकिन हम मजबूर थे, हमें माफ़ कर दीजिए। राकेश ने अनामिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो अनामिका? तुमने तो बल्कि मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया है। जल्दबाजी और गुस्से की वजह से किए फैसले में मैं अपने ही बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा था। तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुझे रोका है, आकाश के लिए और आज आदित्य के लिए। मुझे गर्व है तुम पर अनामिका, तुमने बहुत समझदारी वाला काम किया है। उनकी आंखें नम थी। राकेश के मुंह से यह सब सुनकर अनामिका का डर दूर हो गया और वह मुस्कुरा उठी। राधा उसके पास आई और उसे गले लगाकर कहा, थैंक यू अनामिका। थैंक यू किस लिए आंटी? आपने मदद न की होती तो मैं ये सब नहीं कर पाती। अनामिका ने कहा। जीजू, अपनी आकाश, नीता और तनु भी अनामिका की ओर आ गए और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगे। आदित्य अकेला खड़ा था। राकेश जी उसके पास आए और कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया, मैंने तुम पर हाथ उठाया। आई एम सो सॉरी। आदित्य ने देखा आज पहली बार पापा के शब्दों में उसके लिए अपनापन और प्यार था। उसने आगे बढ़कर राकेश को गले से लगा लिया और कहा, सॉरी मत कहिए पापा, सब ठीक हो चुका है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और बस इसलिए तूने हंसते हंसते मेरे इस फैसले को मान लिया, पगला कहीं का। राकेश ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। सभी खुश थे कि राकेश जी की गलतफहमी दूर हो चुकी थी। वे दादू के पास आए और उनसे माफ़ी मांगी, साथ ही साथ राधा से भी। आदित्य और अनामिका खामोशी से अब भी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सबकी नम आंखें देखकर जीजू ने कहा, अरे कोई खाना भी खिलाएगा या आज बस प्यार से पेट भरने वाला है सबका? जीजू की बात सुनकर सभी हंस पड़े और राधा सबको डाइनिंग टेबल के पास ले आई। अनामिका और नीता को छोड़कर सभी डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर बैठे थे। राधा ने अनामिका से बैठने को कहा तो वो बोली, आज हम आप सबको परोसेंगे। आदित्य राकेश के पास बैठा था क्योंकि राकेश को आदित्य पर आज बहुत प्यार आ रहा था। अनामिका ने सबके लिए प्लेट लगाई। नीता उनमें खाना परोसने लगी। राकेश ने आज कितने सालों बाद आदित्य को अपने हाथ से निवाला खिलाया। अनामिका बस सबको खाते हुए देख रही थी। खाना खाने के बाद सभी हॉल में आ बैठे। आज सभी के चेहरे पर सुकून था और सभी बहुत खुश थे। सोफे पर बैठे आदित्य की नज़र बार बार डाइनिंग के पास बैठी अनामिका पर चली जाती। वह अकेली ही बैठकर खाना खा रही थी। आदित्य उठा और उसकी ओर चला आया
उसने देखा प्लेट में सिर्फ एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी रखी है। उसने पास पड़ी प्लेट उठाई और उसमें से अनामिका को बाकी सब चीजें भी परोसने लगा। तो अनामिका ने कहा, आप रहने दीजिए, हम खुद से ले लेंगे। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और खाना परोसकर दो कुर्सी छोड़कर बैठ गया। अंदर नीता काम कर रही थी तो आदित्य ने आवाज लगाई, भाभी। नीता ने सुना तो बाहर आई और कहा, हाँ देवर जी कहिए, एक कप कॉफी चाहिए, आपके हाथ से बनी, पिलाएंगी? जरूर, मैं अभी लाती हूँ, नीता ने खुशी खुशी कहा और अंदर चली आई। अनामिका चुपचाप गर्दन झुकाए खा रही थी। आदित्य को देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी इस वक्त। आदित्य खामोशी से बैठा अनामिका को देख रहा था। कुछ देर बाद नीता उसके लिए कॉफी ले आई तो आदित्य ने उन्हें वहीं बैठने को कहा। नीता पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई तो आदित्य ने अपनी कॉफी के दो हिस्से करके एक हिस्सा नीता को बढ़ा दिया और कहा, कल आपके साथ जो बदतमीजी से पेश आया, मैं उसके लिए आई एम सॉरी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नीता ने मुस्कुराते हुए कॉफी ली और कहा, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मेरी वजह से घर का माहौल काफी तनाव वाला हो चुका है। आप भी अभी अभी आई और ये सब। आदित्य ने कहा। नीता बोली, क्या देवर जी, आप ना ऐसे सीरियस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अनामिका ने खाना खाया और प्लेट लेकर किचन में चली गई। उसने प्लेट धोकर रखी और बाहर चली आई। सभी हॉल में थे लेकिन अनामिका वहां न जाकर ऊपर अपने कमरे में चली आई। उसके पीछे पीछे ही चले आए जीजू, अवनी, तनु, आकाश और नीता। सभी अनामिका के कमरे में आए। अवनी ने अनामिका को गले लगाते हुए कहा, आई एम सो हैप्पी, तुमने सब ठीक कर दिया अनामिका। ऐसे कैसे ठीक नहीं होता, हमने कहा था ना सब सही हो जाएगा। अनामिका ने अवनी से कहा, भाई मानना पड़ेगा राजपूत के दिमाग को, हम लोग दिमाग लगा लगा कर मर गए, लेकिन मोना हमसे भी चालाक निकली, पर तुमने तो सबके सामने ही उसका पर्दाफाश कर दिया, जीजू ने अनामिका से कहा। तो अनामिका ने ताना मारते हुए कहा, आप लोगों ने बड़ी जल्दबाजी की जीजू, हर काम को शांति से करना चाहिए। हाँ, और उसी चक्कर में 30,000 भी गए मेरी जेब से, आकाश ने हताश होकर कहा। अनामिका मुस्कुराई और अपने कबर्ड की ओर गई। उसने अलमारी से पैसे निकाले और आकाश की ओर बढ़ाकर कहा, ये रहे आपके 30,000। अनामिका के हाथ में पैसे देखकर सभी हैरान थे। अनामिका ने देखा तो सबको बैठने को कहा और कहने लगी, मोना के इरादे से हम वाकिफ थे और उसकी फितरत भी पता थी, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। दादी माँ के साथ मंदिर में हमने उसे एक लड़के के साथ देखा था। वो लड़का हमारे ही कॉलेज का था। मोना ने उसे कुछ पैसे दिए और क्लिप की बात की। हमें लगा वो क्लिप ही है जो आदित्य जी को बेगुनाह साबित कर सकती है। हमें हर हाल में वो क्लिप हासिल करनी थी, लेकिन कैसे करें समझ नहीं आ रहा था। आज सुबह रीना जब हमसे मिलने आई तब अपना कैमरा वो रूम में ही छोड़ गई और किस्मत से वो ऑन रह गया। उसी वक्त मोना हमारे कमरे में आई। पहले दिन हम मोना के घर गए थे ताकि उसे खुद पर शक करने के लिए मजबूर कर सके, और वही हुआ। मोना को लगा हमें कुछ पता चला है तो वो हमारे पास आई और गुस्से में उसने हमारे सामने सारा सच उगल दिया, जो कि उस कैमरे में कैद हो गया, जिसके बारे में ना हमें पता था ना मोना को। मोना के जाने के बाद रीना हमारे पास आई और हमने उससे मदद मांगी और उसे मोना के पीछे जाने को कहा। मोना उस लड़के से मिली, लेकिन रीना पहुंच पाती इससे पहले ही आप लोगों ने पहुंचकर वो क्लिप उस लड़के से खरीद ली। आपके जाने के बाद रीना उस लड़के के पास गई। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रीना के ताऊ जी का लड़का था। रीना ने डांटकर और घर बताने की धमकी देकर वो पैसे उससे वापस ले लिए। घर आकर उसने हमें बताया तो हम थोड़ा शांत हुए कि चलो क्लिप तो आप लोगों के पास है, पर हम आप लोगों के भरोसे नहीं रह सकते थे। और उसके बाद हमारे सामने आया वो वीडियो जिसके लिए हमने राधा आंटी की मदद दी और फैमिली फोटो शो के बहाने उसे सेट किया, जिससे मोना का सच सामने आ जाए। अनामिका ने अपनी बात खत्म की तो सभी उसके मुंह की तरफ देखने लगे। मासूम सी देखने वाली अनामिका अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल कर लेगी, किसी ने सोचा नहीं था। जीजू उठे और अनामिका की ओर आकर कहा, मुझे माफ़ कर दो अनामिका, मैंने तुम पर गुस्सा किया, जबकि उस वक्त तुम भी दर्द से गुजर रही थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, वैसे सबने भी हमारी बहुत हेल्प की। कैसे?
सबने हैरानी से पूछा। आप सबने अपने प्लान में मोना को उलझाए रखा, इसलिए वो हम पर ध्यान नहीं दे पाई। तो सभी हंस पड़े। सभी काफी देर वहां बैठकर बातें कर रहे थे। सब सही हो चुका था, लेकिन अनामिका का मन अभी भी बेचैन था। आदित्य की खामोशी उसे अभी भी खल रही थी। वह जानती थी इन 2 दिनों में उसने आदित्य को बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन अब वह उससे कैसे बात करे। अनामिका बैठे बैठे सोच ही रही थी कि तभी आदित्य का मैसेज आया। अनामिका ने मैसेज देखा। छत पर आओ। अनामिका ने मैसेज पढ़कर फोन साइड में रख दिया। अनामिका उठी और कहा, हम अभी आते हैं। हाँ हाँ अनामिका, तुम जाओ। वैसे भी साले साहब की शिकायत भी तो दूर करनी है ना। तुम्हारे चक्कर में काफी थप्पड़ खाए हैं बेचारे ने। जीजू ने शरारत से कहा। अनामिका झेप गई और चली गई।